नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इवनिंग रिपोर्ट में। और आज मार्केट ने बजट में जो भी उसकी गिले शिकवे थे उसको ऐसा लगा कि उसने पूरा किया और पलट के तेजी की दिखाए। हालांकि कल जितनी गिरावट हुई थी उतनी तेजी तो नहीं हुई, लेकिन थोड़ी बहुत उसने कवर करने की कोशिश की। एक प्योरली शॉर्ट कवरिंग थी, क्योंकि बहुत ज्यादा शॉर्ट्स बने हुए थे, तो आज शुरुआत में बाजार लड़खड़ाया, लेकिन बाद में आखिरी समय में काफी अच्छी रिकवरी उसने दिखाई। तो क्विकली एक नजर डालते हैं कि मार्केट किस तरीके का रहा। और इस मार्केट का और डीप एनालिसिस करने के लिए आज सर्वेंद्र हमारे साथ स्पेशल गेस्ट के तौर पे जुड़े हुए हैं, तो उनके थ्रू समझेंगे कि ये रिकवरी शॉर्ट कवरिंग है, फौरी तौर पे है, या इसमें कुछ दम है। ये सब हम समझेंगे आज। लेकिन पहले एक नजर डालते हैं आज हुआ क्या। तो देखिए, बेसिक इंडाइसेस जो आपके हैं 50, 500 और बैंक निफ्टी, मिड कैप, स्मॉल कैप, इन सब में आधे से 1% तक की एक तेजी यहाँ पे बनती हुई। हालांकि आज बैंक उतना सपोर्टिव नहीं थे और बैंक में भी काफी कुछ ऊपर नीचे होता रहा, तो आप ये नहीं कह सकते कि पूरा बैंक बढ़िया चल रहा था। निफ्टी का ये चार्ट आपके सामने है, जो दिख रहा था कि शुरू में खुला अच्छा, फिर नीचे गिरा, एकदम डिप मारा 11 बजे के आसपास, लेकिन वहां से फिर एक रिकवरी दिखाई और 250 पॉइंट से ज्यादा की मजबूती के साथ 25,000 का लेवल क्रॉस करके बंद होने में सफल रहा। क्योंकि 25,000 अब एक बहुत ही क्रुशियल नंबर बन गया है कि उसके ऊपर या उसके नीचे। लाइकवाइज बैंक निफ्टी में भी यही था, लेकिन बैंक निफ्टी आज कंपेरेटिवली कमजोर था, उतना अच्छा मजबूती नहीं दिखाया उसने। और उसका रीजन था क्योंकि दो टॉप बैंक में एक चल रहा था, एक नहीं चल रहा था। तो बैंक निफ्टी या बैंक का कॉन्स्टिट्यूएंट जो निफ्टी में थे उतना नहीं चले। ये निफ्टी कंट्रीब्यूशन देखिए, यहां से आपको समझ में आया कि बिग पिक्चर क्या थी। आरआईएल और एलएनटी ये दो स्टॉक थे जिन्हें सबसे ज्यादा सपोर्ट किया। आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक मजबूती दिखा रहे थे, लेकिन एक्सिस बैंक कमजोरी दिखा रहा था। तो पूरा बैंक पैक नहीं था कि पूरा बैंक ही चल रहा हो। एमएनएम ने थोड़ी सपोर्ट दिखाई, जो मंथली नंबर्स भी आ रहे थे कंपनियों के, वो भी ठीक ठाक थे। आज आउट ऑफ द बॉक्स पावर ग्रिड ने बहुत अच्छी मजबूती दिखाई, मे भी शायद बजट अनाउंसमेंट का असर रहा हो। लेकिन दूसरी तरफ इंफोसिस, एक्सिस बैंक कमजोर थे। श्रीराम फाइनेंस और जो अदर फाइनेंस कंपनीज थी उनमें प्रेशर था, क्योंकि गवर्नमेंट की बोरोइंग बढ़ेगी, यील्ड का इंपैक्ट आएगा, तो बैंक और फाइनेंशियल्स में इसका इंपैक्ट देखने को मिला था। टीसीएस भी कमजोर था। कल आईटी पूरा बाजार गिरा हुआ था, आईटी आधा परसेंट ऊपर था। आज आईटी के दो दिग्गज रेड में थे, ये इंटरेस्टिंग पॉइंट था। निफ्टी के 50 में से 39 शेयर मजबूत थे, 11 कमजोर थे। बैंक निफ्टी में 9 और 5 का रेशियो था, उसके बावजूद बैंक निफ्टी बहुत अच्छा नहीं कर पाया। 500 में आप कह सकते हैं कि आज तेज रहने वाले शेयरों का पलड़ा भारी था। और कुल जमा देखेंगे तो 50-50 का मामला एनएससी में टोटल ट्रेडेड शेयर्स में हमें देखने को मिला। ये कुछ स्टॉक्स हैं जहां पे सबसे ज्यादा तेजी या मंदी हुई। तो पावर ग्रिड, हिंदुस्तान जिंक देखिए बहुत इंटरेस्टिंग है। ये बजट से पहले जो सेशन था शुक्रवार को, उसमें तेज गिरावट थी। आज वो पलट के 7% ऊपर आया। प्रीमियम एनर्जी जो लगातार पिट रहा था, आज उसमें थोड़ी सी रौनक दिखी। और वारी एनर्जी में भी बजट इंपैक्ट, क्योंकि बजट में जो रिन्यूएबल के लिए काफी बातचीत की गई उसका ऐसा दिखा। टाटा पैसेंजर व्हीकल के रिजल्ट अच्छे थे, वहां पे तेजी। अनंतराज वो डेटा सेंटर वगैरह की जो कहानी चल रही थी। लेकिन दूसरी तरफ डिफेंस में भारत डायनेमिक्स में आज भी अच्छी कमजोरी देखने को मिली। और श्रीराम फाइनेंस भी देखिए यहाँ पे अच्छी खासी गिरावट के साथ यहाँ पे बंद हुआ है। चोला फाइनेंस भी गिर के बंद हुआ है, क्योंकि वो बैंक बोरोइंग का एक डर यहाँ पे है, गवर्नमेंट बोरोइंग की जो होने वाली है। टॉप सेक्टर था कैपिटल मार्केट, क्योंकि वो इंडाइसेस में नहीं दिखता मेन में, इसलिए नहीं दिखा। लेकिन अदरवाइज एसटीटी का नेगेटिव इंपैक्ट को पूरी तरीके से खारिज करते हुए आज कैपिटल मार्केट वाले शेयर्स ऊपर आए, जितने भी थे। बीएससी, एंजल वन, या इस तरह के जो तमाम स्टॉक्स थे उनमें तेजी देखने को मिली। सीपीएससी, इंफ्रा और ऑटो, तीनों में कुछ ना कुछ खबर थी। दो में बजट की खबर और एक में नंबर आ रहे थे, तो वो सेक्टोरली यहाँ पे ऊपर दिखे। 1 फरवरी तक का हमारे पास एफआई का डेटा है। 1 फरवरी को दोनों ने बेचा था, यानी बजट के दिन दोनों ने बेचा। आज का नंबर लेट आता है, तो वो हम लोग देखेंगे आज के मार्केट में क्या वाकई एफआईआई ने खरीदा या मौके का फायदा उठा के बेचा। तब हमें पता चलेगा कि अब ये सीरीज कहां से बनती हुई दिख रही है। टोटल एसेट एलोकेशन में अगर आप देखेंगे तो क्रूड ऑयल 6-6.5% गिरा है, 66 के आसपास आ गया, जो 69 तक जा रहा था। गोल्ड और सिल्वर में भारी उठापटक है। एक समय गोल्ड और सिल्वर काफी नीचे गिरे थे, लेकिन वहां से थोड़ा थोड़ा रिकवर करके 80 और 46-76 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। ये है गोल्ड का चार्ट, जहां पे काफी वीकनेस देखने के बाद आप देखिए आखिरी में थोड़ी सी रिकवरी की उम्मीद यहां पे बनती हुई दिख रही है। और ये है सिल्वर का चार्ट, जहां पे 80 को कंट्रोल करने या रिकवर करने या रिटेन करने की कोशिश कर रहा है। अभी पता नहीं कहां पे सेटल होगा। तो ये था बाजार का हाल जो अब आजकल में हुआ।
अब चलते हैं सरवेन जी के पास, पहले तो उनका स्वागत करते हैं। सरवेन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका और थैंक यू कि आप इस स्पेशल सेशन के लिए हमारे साथ जुड़े। क्योंकि आज मन में सवाल था कि ये जो रिकवरी हुई है ये शॉर्ट कवरिंग है, सिर्फ शॉर्ट टर्म की है, आज की है केवल, या वाकई इसमें कोई दम दिख रहा है, तो हम चार्ट के जरिए समझने लगे। पहले की बताइए, मार्केट कैसा लगा आपको आज? बहुत बहुत नमस्कार नीरज जी। दर्शकों को भी बहुत बहुत नमस्कार। देखिए, ऑड टाइम पे मंडे के दिन मिल रहे हैं और थॉट यही है कि बड़े इवेंट के बाद मिल रहे हैं। तो आई थिंक पूरा तितर-बितर था स्पेस। आज जैसे आपने बोला बहुत सारा तितर-बितर था, कोई कोहेरेंस नहीं था। मतलब जैसे आपने बोला कि आज एक बड़ा बैंक 150 पॉइंट नेगेटिव असर दे रहा था बैंक निफ्टी को, तो एक दूसरा बड़ा बैंक कहीं वही 150 पॉइंट पॉजिटिव दे रहा था, एक दूसरे को कैंसल कर रहे थे। तो आई थिंक अब ये इतने बड़े इवेंट के बाद थोड़ा बहुत तो फाइन ट्यूनिंग चलेगी और उसके बाद आई थिंक तारतम्य वापस बैठ जाएगा और फिर आपको सेक्टोरल प्ले और फ्लेवर्स आपको दोबारा देखने मिलेंगे। आज तो मुझे लगा काफ़ी अ, इक्का-दुक्का जगह पे अलग तरह के एक्शन थे और इक्का-दुक्का बिल्कुल अलग तरह के एक्शन थे, इवन दो सेम सेक्टर में थे। तो आज का दिन उस एंगल से जाने देते हैं, बट फिर भी देखते हैं कि क्या इसके अंदर कोई इसके अंदर हम कोई कोई रिदम ढूँढ सकते हैं या ओवरऑल अगर हम सेटअप्स में कोई रिदम ढूँढ सकते हैं क्या? तो ये चीज़ मुझे बार-बार अपने निफ्टी के चार्ट की तरफ ही लेके जाती है कि भाई निफ्टी का चार्ट आप देखिए, वहाँ से एक बार वापस से देखिए कि क्या रुझान बन रहा है, तो वहाँ ये वीकली चार्ट्स हैं क्योंकि हम अभी तक वीकली ही दिखा रहे थे, तो थॉट यही बना हुआ है कि ये जितनी भी कशमकश है, आई थिंक ये फाइट चलेगी 2 चीज़ों के ऊपर जो हम कल भी बात कर रहे थे कि एक तो 200 दिन का एवरेज यहीं पे है 150 25 200 वाली रेंज में और ये 25,000 का राउंड फिगर जो कि क्वार्टर भी है। 4 आना, 8 आना और तो वो 4 आने वाला जो स्टोरी है, ये एक बहुत इंपोर्टेंट राउंड फिगर है बाज़ार के लिए। तो यहाँ पे फाइट ऑफ कंट्रोल तो रहेगी। आप देखिए सडनली जिस दिन आप पहली बार 25,000 पे आए थे, एकदम से वायलेंटली और आपने एकदम नीचे तोड़ के तुरंत खींच के ऊपर बंद किया। उस दिन 8,000 करोड़ की बाइंग हुई डीआईएस के थ्रू और काफ़ी मुझे लग रहा है कि उस लेवल को डिफेंड करना चाहेंगे और बिल्कुल करना चाहेंगे क्योंकि आई थिंक वो एक लॉन्ग टर्म मार्कर है सबके लिए जहाँ से बाद में आप फ्यूचर में जाके आप देखेंगे कि आप हाँ भाई 25,000 से प्लस माइनस कहाँ क्या गया हुआ है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मार्कर है मेरे हिसाब से, राउंड फिगर है और साइकोलॉजिकली डेंट आ सकता है लोगों के दिमागों में क्योंकि 26,000 को देखने का इतनी आदत पड़ गई लोगों को वो 12-15 हफ्तों से कि वो 26,000 जो है अब लोगों के लिए उसमें अगर आप 25 तोड़ के 24 का फिगर दिखाने लगेंगे ना, तो वो बाटा प्राइसिंग हल्का-सा अगर लोग बाटा प्राइसिंग को समझते हो, हम पढ़ते थे एमबीए में, बाटा प्राइसिंग जो आपकी साइकोलॉजी से खेलती है, 999 पॉइंट 99 तो होता तो 100 है लेकिन लगता 90 है। माइंड राउंड फिगर को पीछे नीचे वाले राउंड फिगर पे लाके खड़ा कर देता है। 90 का फिगर आपको दिख रहा है 99 तो आपको लगेगा कि चीज़ ₹90 की है, जबकि वो 100 की है। तो उसी तरीके से जब 25,000 टूटेगा, तो 24 के सैकड़े जब आपको दिखने लगेंगे ना, तो आपको मेंटली ये लगने लगेगा कि 2,000 पॉइंट नीचे आ गए ऊपर से। भले आप 24,900 ही रोज़ ट्रेड कर रहे हो। तो वो एक शेयर बाज़ार पूरा माइंड का खेल है, इमोशंस का खेल है। लोग सोचते हैं नंबर क्रंचिंग, बैलेंस शीट, टेक्निकल सब अपनी जगह है। बट बाद में जाके ये पूरा गेम ऑफ थ्रोन्स टाइप का आपका दिमाग का खेल है, इमोशंस का खेल है, ग्रीड फियर का खेल है। उसमें कैसे समीकरण बनते हैं और कैसे वो कॉम्प्लिकेट कर देता है आपके दिमाग को और आपका एक एनिमल ब्रेन जो हर्ड मेंटालिटी को बाहर कई बार निकाल देता है, जो कि अभी हमने गोल्ड सिल्वर में देखा। हर्ड मेंटालिटी का नतीजा, टू मच ऑफ हर्ड मेंटालिटी आइदर वेज़ चाहे ऊपर हो चाहे नीचे हो, दोनों तरफ तकलीफ का कारण बनती है। तो मेरे लिए अभी भी मार्कर वही है। मैंने बहुत सोचा फिर मैंने सोचा कि बार-बार गेम प्लान को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। मार्कर वही है 25,300 के ऊपर टिक नहीं पा रहा है, जा नहीं पा रहा है अभी। उधर आपके लॉन्ग टर्म मार्कर्स भी हैं 25,200, 25,160 वो आपका 200 डे वाला विंडो है, चाहे आप सिंपल लीजिए चाहे एक्स्पोनेंशियल। मुझे लगता है मैं एक्स्पोनेंशियल देखता हूँ तो मोर और लेस उन्हीं एरियाज़ में है। 25,000 का साइकोलॉजिकल मार्क है। इसके पहले का आपका ब्रेकआउट 25,300 का था। उसके आस-पास उसके नीचे आप रह रहे हैं। तो मुझे लगता है कि 25,000 से लेके 25,300 का आंकड़ा बहुत क्रूशियल है और वो जो मेरी ऑरेंज लाइन है 25,500 वाली भी जो बॉक्स की लाइन थी, जो भी आपको निफ्टी 500 में बॉक्स दिखेगा। तो आई थिंक बुल्स को पल पल बेयर्स के पलड़े में वार करने के लिए आई थिंक 25,500 के ऊपर जाना पड़ेगा। तभी आई थिंक बेयर्स का पलड़ा थोड़ा वीक होगा। मुझे अभी भी लगता है कि बेयर्स का पलड़ा 60-40 भारी है इस मार्केट में अभी भी। आप 25,000 की लड़ाई लड़ेंगे, बट 25 का कंट्रोल जो ले जाएगा वो वो जो है काम कर जाएगा। जैसे ही कल मैं किसी कमेंट्री सुन रहा था डर्बी में, उसके पहले किसी बड़े विशेषज्ञ की, उन्होंने बोला फिनबॉस वो घोड़ा है, इस घोड़े को जो हरा देगा वही मुंबई डर्बी जीतेगा। वो अलग बात है कि फिनबॉस ही जीता, बट
थॉट ये था कि 25,000 को जो हरा लेगा ना ऊपर या नीचे, ये गेम हम्म, अगले 3 महीने के लिए वही जीतेगा। मुझे लगता है वो लड़ाई इस हफ्ते लड़ी जाएगी। 25 जो ले गया इस हफ्ते जो 25 ले गया, वही जीतेगा अगले 3 महीने। ऐसा मेरा थॉट है। यानी आप ये करोगे 25,500 के ऊपर अगर क्लोजिंग आ गई तो रिवर्सल हो जाएगा ट्रेंड का। तो बेयर्स का पल्ला वीक हो जाएगा। बेयर्स ने बहुत मेहनत की है। देखिए आप इतना बाजार को लाए हैं तो सेलिंग, 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 सेलिंग पे ही बाजार नीचे आता है। डिलीवरी पे सेलिंग, सेलिंग, सेलिंग करके अब आप अपना माल दे चुके हैं। उसको कवर बैक करने का आपके पास कोई चांस नहीं है अभी फिलहाल, क्योंकि उतना कुशन नहीं है। अगर आप आज ही बेच के 25,500 बेच के ही 25,000 में कवर करने जाएँगे, तो उल्टा हो जाएगा। जो मैं हमेशा बोलता हूँ ना कि जो अभी गोल्ड सिल्वर में हो गया, हम्म, अ टायर्ड बुल और अ पैनिकिंग बुल इज़ अ 2x बेयर। तो देखिए फिर क्या हुआ? जब बुल्स पैनिक कर गए गोल्ड सिल्वर में तो क्या हशर हुआ देखिए। तो बुल्स को अगर यहाँ पैनिक कराना है, तो 25,000 हम्म। तोड़ना पड़ेगा मेरे हिसाब से। 25,000 टूट के डिसाइसिवली इस वीक का बंद उसके नीचे आ गया। मुझे लगता है बुल्स के कैंप में भगदड़ मच जाएगी और फिर 3 महीने बाजार ढलक जाएगा नीचे। फिर नीचे के लेवल्स कैसे-कैसे निकलेंगे वो हम देखेंगे 24,300, 23,800 और फिर फाइनली वो जो इलेक्शन का लो था 21,700, 21,800 वो सब ज़ोन जो आपको नीचे ऑरेंज लाइन्स दिख रही हैं, वो सारा 21,750, 21,800 का एरिया है। तो आई थिंक उस जर्नी को 25,000 ही बताएगा आपको इस वीक में कि क्या है। क्या बेयर्स वो जर्नी करा पाएँगे? अगर 25 पे अपना कब्ज़ा कर पाए, 25,000 तोड़ के डिसाइसिवली नीचे बंद कर पाए इस वीक में बाज़ार को या बुल्स फिर वो 500 पॉइंट ऊपर ले जाएँ और 25,500 के ऊपर ब्रेकआउट कर ले, तो 3 महीना बुल्स का हो जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। तो अगले 3 महीने की लड़ाई ये 25,000 से 25,500 के दायरे में लड़ी जाएगी। ओके, तो 25,000 की लड़ाई है और 25 के ऊपर जो ले गया फिर वो जीतेगा। 3 महीने तक के लिए ट्रेंड बनता दिख रहा है। हुँ। निफ्टी 500 क्या कह रहा है? निफ्टी 500 में मैंने वो बॉक्स वापस लोगों को दिखाया है ताकि लोग समझें। हम्म, आप जो एक 26-27 हफ्ते की रेंज पकड़े थे जिसका आपने ब्रेकआउट करने की कोशिश की बैंक निफ्टी निफ्टी 500 तो उसको बिल्कुल कुछ भी नहीं कर पाया। निफ्टी में तो फिर भी ठीक-ठाक मैं कहूँगा मूव था और टारगेट के बिल्कुल करीब पहुँचा। निफ्टी 500 बिल्कुल वहाँ नहीं पहुँच पाया। इस बॉक्स का ब्रेकआउट करके पहुँच नहीं पाया और ऑलरेडी अब ये बॉक्स के लोअर एंड पे स्ट्रगल कर रहा है। बजट सेशन में और अभी आज भी वही नीचे-ऊपर आप उन्हीं एरियाज़ में थे, तो ऑलरेडी वहाँ पे स्ट्रगल कर रहा है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे आप इस बॉक्स को अगर तोड़ देंगे, अब निफ्टी 500 के लिए बॉक्स इंपॉर्टेंट हो गया। आई थिंक 25,500 के आसपास मोटा-मोटी वो दायरे हैं। 25,400 सॉरी 22,400 22,400 के आसपास वो दायरे हैं बॉक्स के लोअर एंड और बॉक्स का अपर एंड है करीब 23,700 पे। तो वही 1300-1400 पॉइंट की जो रेंज निफ्टी में बनी थी, वो यहाँ पे भी बनी हुई है। बट क्योंकि फिगर्स थोड़े डिफरेंट मतलब बेस अलग है, तो भाव अलग है बट वो 1300 पॉइंट का रेंज यहाँ पे है। निफ्टी 25,000 वाला है और ये 23,000 वाली चीज़ थी। तो मुझे लगता है वो 23,700 का ब्रेकआउट फेल हो गया है। तो ऑलरेडी बुल्स यहाँ 3-4 हफ्ते से ट्रैप हैं। देखिए बेयर्स ने बुल्स को ट्रैप करके रखा है एक फॉल्स ब्रेकआउट जो भी हम आगे वाले चार्ट में देखेंगे। एक फॉल्स ब्रेकआउट में बुल्स ने बुल्स ट्रैप हो गए हैं और अब उनका पेशेंस टूट जाएगा। हम्म, 22,400 निफ्टी 500 में टूटा तो ये पेशेंस टूट जाएगा और फिर आपको इलेक्शन वाले लोज की तरफ इलेक्शन काउंटिंग वाले दिन का जो लो था आई थिंक वो इसके केस में आई थिंक 19,500 के आसपास है। आप उन एरियाज़ की तरफ ढलकेंगे। तो यहाँ पे मैं कहूँगा 22,400 वो लेवल है। उसके नीचे अगर वीकली क्लोज आया तो बुल्स के कैंप में निफ्टी 500 में भगदड़ मच जाएगी। क्या ये आप कह सकते हैं कि निफ्टी के स्टॉक्स यानी जो अल्ट्रा लार्ज कैप है वो मार्केट जी। को ऊपर की तरफ टिकाए हुए हैं, लेकिन जो ब्रॉडर मार्केट वहां पे ज्यादा वीकनेस है? वो बिल्कुल इन दोनों चार्ट से भी वही दिख रहा है और हमने जब इक्वल वेट इंडाइसेस पिछले पॉडकास्ट में भी दिखाए हैं इंडाइसेस के तो यही थॉट है निफ्टी 100 इक्वल वेट देख लीजिए अपने पिछले हाई के आसपास भी कहीं नहीं पहुंच पाया आई थिंक काफी दूर से ही एक 85-90% रिट्रेसमेंट से ही पलट गया तो वो तो हम्म, डेफिनेटली है कि आपके जो कुछ लार्ज कैप्स हैं वो संभले हुए हैं इसलिए आपको एक फ्लेवर भी दिखा हुआ है देखिए बुल्स को भी मालूम है साइकोलॉजी का खेल है तो आपको नंबर्स तो अच्छे दिखाने ही हैं कई बार क्या होता है ना कंपनीज भी अच्छे नंबर दिखाने के लिए कुछ थोड़ा बहुत विंडो ड्रेसिंग करती हैं, ये सबको मालूम है। तो वो अच्छे नंबर दिखाने के लिए निफ्टी के लिए क्या अच्छा नंबर 25,000 का साइकोलॉजिकल मार्क अगर टिका रहा तो सेंटीमेंट बना रहेगा। लोग अपना पोर्टफोलियो नहीं देखते हैं। उतनी बारीकी में कोई नहीं जाता, ना समझने की कोशिश करते हैं कि भाई क्या आपके पोर्टफोलियो का हाई आया इस मूव में? आंसर इज़ नो। बट मन तो बच्चा है जी ना, तो वो बहल जाता है। 25,000 उस मन को बहला रहा है। तो वो बहलाने के लिए आपको बस रखे हुए हैं। पोर्टफोलियो में तो पैसे नहीं बन रहे हैं, इनफैक्ट लॉस ही हो रहा है। और बड़े-बड़े पोर्टफोलियो, बड़े-बड़े दिग्गज लोगों के पोर्टफोलियो ट्विटर पे ट्रेंड कर रहे थे कि ये कोई 30% डाउन है, कोई 20% डाउन है, कोई 30% डाउन है और ये करोड़ों की बात है। मल्टी करोड़ पोर्टफोलियोज़ की ये बात चल रही है। तो जब वहाँ इतना डैमेज है तो सेंटिमेंट देखने के लिए तो अच्छा लग रहा है, लेकिन
ऊपर-ऊपर से तो अच्छा लग रहा है, लेकिन अंदर सुगबुगाहट जो है ना, वो उतनी अच्छी नहीं है। मैं लोगों से जब बात करता हूँ, तो उतनी हम्म, खुशी नहीं है अंदर। चाहे बजट बजट में जो भी आया हो, बट लोग अपने ट्रेड से खुश नहीं है, लोग अपने पोर्टफोलियो से खुश नहीं है। 12-18 महीने से पैसे बन नहीं रहे हैं। 25,000 के नीचे रह गया तो और सबको लाल-लाल स्याही दिखने लगेगी। तो ये सब हम्म। अपने आप में ना जो है कोई बहुत अच्छी खिचड़ी नहीं बन रही। मिश्रण जो है थोड़ा-सा तीखा और लाल है। तो ये लाल और तीखा मिश्रण जो है थोड़ा-सा तकलीफ देके जाएगा पेट को, बुल्स के। ओके, नेक्स्ट चार्ट है निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज। जी। इसमें एक मैं ये मेरा तो ऑब्जर्वेशन ये था कि जब मैं रोज इवनिंग रिपोर्ट बनाता हूँ सर्वेन, तो उसमें जब कंट्रीब्यूशन की चार्ट में दिखाता हूँ ना, तो उसमें एक दिन इधर सेम स्टॉक एक दिन चढ़ा रहा है, एक दिन गिरा रहा है, एक दिन मतलब ऐसा लग रहा है ट्रेडमिल पे चल रहा है। भाई एक दिन जी, आपने अगर मार्केट को पुल किया तो अगले दिन आप जी। जीरो कंट्रीब्यूशन रखो चलेगा, लेकिन उसी नेक्स्ट डे वो नेगेटिव कंट्रीब्यूशन है। तो ऐसा लग रहा है ट्रेडमिल पे चल रहा है स्टॉक। ये सारी मैथ्स अब एक्सेल पे बन जाती है। हम लोग एक्सेल पे ये सब मॉडलिंग किया करते थे। अब एआई वेआई के ज़माने में और कंप्यूटर के ज़माने में अब ये सब बड़ा ईज़ी हो गया है। इट्स वेरी ईज़ी कि आप एक एल्गो फिट कर देंगे तो आपके लिए इंडेक्स को कैलकुलेट करता रहेगा रियल टाइम में। तो आपको मालूम है क्या कितना बेचो तो यहाँ पहुँचेगा, क्या कितना बेचो तो यहाँ आएगा। हाँ, बट आपका साइज़ बड़ा होना चाहिए, आपके पास उतनी क्वांटिटी में माल और पैसा दोनों होना चाहिए। अगर आपको इंडेक्स को सँभालना है, तो आपके पास भले ही चाहे जैसे एक्सपायरी के समय में कुछ लोगों ने संभाला किया है, तो वो आपको दिखेगा कि उनको मालूम है कि इस चीज़ को इतना करेंगे तो इतने पॉइंट, इस चीज़ को इतना करेंगे तो इतने पॉइंट। तो वो चीज़ तो अब बड़ी ईज़ी हो गई है। लेकिन मैंने जैसे बोला बनिस्बत आपके पास पैसा भी भरपूर हो, डिलीवरी लेने के लिए और हेवी वेट की डिलीवरी उतारने के लिए जिस स्टॉक को आपको नीचे लाना है, उसकी आपके पास डिलीवरी हो, ताकि वो स्टॉक आप बेच के इंडेक्स को नीचे कर सकें। तो वो आई हम्म। थिंक ये लोग कहेंगे कि इट्स अ फिगमेंट ऑफ इमेजिनेशन लेकिन अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो किया जा सकता है। कौन कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, उस पे मेरा कमेंट नहीं है बट अगर बड़ा पैसा और बड़ा माल हो, तो इंडेक्स को एकाध दिन को एकाध लेवल पे रोकना कोई बड़े लोगों के लिए मुश्किल काम नहीं है। ओके, तो अब आते हैं इस इस चार्ट पे, तो ये हम्म, चार्ट में क्या हो रहा है कि देखिए 2025 के बाद से जो 12-18 महीने की ट्रेंड है, जो ब्लू लाइन से मैंने मार्क की है, जो बुल कंट्रोल टेरिटरी थी, जहाँ जिस लाइन को हम्म, बुल्स डिफेंड कर रहे थे, वो डिसाइसिवली यहाँ तो मुझे एकदम क्लियर कट टूटी हुई लग रही है। बाकी सब जगहों पे भी टूटी हुई है, बट यहाँ अब ये चौथा हफ्ता है, हो जाएगा। अभी तो चलिए इस हफ्ते के बारे में एक ही दिन है, बट अब ये चौथा हफ्ता है जहाँ अब आप इस लाइन के नीचे रह रहे हैं और कैंडल्स कोई खास अच्छी बन नहीं रही हैं। कैंडल पैटर्न्स जो रेड-रेड आपको बड़े-बड़े दिख रहे हैं, ये कुछ अच्छा जैसे मैंने बोला लाल मिर्ची थोड़ी ज़्यादा लग रही है खाने में, तो बदहज़मी और पेट खराब होने का चांस यहाँ पे भी है। ब्रेकडाउन्स हैं, क्या हम्म, फाइनली एक लेग इसमें ऊपर का इसमें भी होगा? तो यहाँ पे अगर आप देखिए निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए वो लड़ाई 26,000 पे लड़ी जा रही है, जो इसका अक्टूबर का लो था। सितंबर अक्टूबर के बाद वाले स्विंग वाला जो एक हल्का-सा एक ग्रीन कैंडल आपको पहले दिखेगा, 8-10 कैंडल पहले वो करीब आई थिंक 26,100 के आस-पास था। तो यहाँ वो साइकोलॉजिकल मार्क जो है वो 26,000 है। तो 26,000 पे लड़ाई लड़ी जा रही है मेरे ख्याल से यहाँ पे और आप देखेंगे तो उसी लेवल पे आपको अब समझ के चलना है कि हाँ भाई, अगर इसके लिए इस हफ्ते का लेवल क्या लेके चलूँगा मैं माफ कीजिएगा 26,800 निफ्टी फाइनेंशियल्स के लिए वो लेवल है 26,800 तो आप इस हफ्ते के लिए 26,800 लेके चलेंगे। मैंने मार्कर्स दे दिया आपको, निफ्टी 25,000 के नीचे डिसाइसिवली अगर क्लोज़ होता है निफ्टी 500 आपको 22,400 के नीचे चाहिए और निफ्टी फाइनेंशियल्स अगर 26,800 के नीचे डिसाइसिव बंद होता है इस वीकली क्लोज में, मुझे लगता है कि बुल्स का पलड़ा बहुत वीक हो जाएगा इन 3 इंडाइसेस को मद्देनजर रखते हुए टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीक। तो आज तो मंडे है, 4 दिन और हम्म। देखते हैं निफ्टी और अपने पच्चीस आठ वीकेंड सौ पॉडकास्ट में उसको डिस्कस करेंगे। जी। निफ्टी 24,800 के नीचे बंद हुआ अगर तो। जिसका राउंड फिगर 24,800 हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि वो पैनिक वाले दिन का लो भी था। तो 24,800 के नीचे बंद हो जाए तो इवन मोर बेटर और मैंने वही बोला जितना कन्विंसिंग आप 25 को तोड़ेंगे निफ्टी के लिए, जितना हम्म, कन्विंसिंग आप 22,400 तोड़ेंगे निफ्टी 500 के आप 22,000 ही तोड़ दीजिए। और भी कन्विंसिंग हो गया निफ्टी 500 के लिए यहाँ पे 26,800 का लेवल है। तो आप 26,800, 26,500 या 26,000 तोड़िए। जितना कन्विंसिंग आप ब्रेक करेंगे नहीं, वीकली क्लोज पे ये उतना तो अच्छा ऑलरेडी होगा। सर्वेन निफ्टी फाइनेंशियल तो जी। ऑलरेडी 26,800 पे चल रहा है। हाँ, तो मैं वही कह रहा हूँ, यहाँ पे मार्जिन ऑफ एरर बहुत कम है। यहाँ पे ये टूटेगा ओके, और उसके नीचे बंद होगा, 200-300 पॉइंट ढलक गया, 400 पॉइंट तो डिसाइसिव ब्रेक हो जाएगा। वीकली ओके। कैंडल इस लेवल के नीचे, तीनों कैंडल वहीं पे बने हैं देखिए। खाली वो शैडो अभी तक नीचे है, बिकॉज़ हमको हम्म, ये पुल बैक मिल गया है। कल ही हमको थोड़ा पुल बैक मिल गया था, आज भी। तो ये शैडो खाली उसके नीचे है। बट अगर ये कैंडल क्लोज़ करके नीचे बंद हो गया 26,800 के, तो मुझे लगेगा यहाँ पे भी एक फ्रेश कंटिन्यूएशन पैटर्न नीचे की तरफ बन गया है। बुल्स तो ऑलरेडी अपनी ब्लू लाइन को डिफेंड नहीं कर पाए हैं, बेयर्स ऑलरेडी कंट्रोल में है। 26,800 के नीचे पूरा दबदबा बेयर्स का हो जाएगा निफ्टी फाइनेंशियल्स में ऐसा मेरा मानना है।
ओके, एक और है निफ्टी एफएमसीजी जिसने जी थोड़ा रेजिलियंस दिखाया, वो भी अभी रिसेंटली जब से वो नेस्ले के बड़े अच्छे रिजल्ट आए थे उसके बाद से उसने थोड़ा मूवमेंट दिखाया। लेकिन चार्ट क्या कह रहा है इसका, सेक्टर का चार्ट? देखिए, ये मैंने दोनों चार्ट मंथली दिखाए, अभी तक मैं वीकली दिखा रहा था। मंथली चार्ट दिखाने का मेरा रीजन ये है कि यही पैटर्न सब जगह बना है, मोर और लेस वीकली मंथली बेरिश कैंडल्स ही बने हैं। वो निफ्टी में भी एक बेरिश सेटअप बना हुआ है। तो वही मैंने यहाँ दिखाया है कि मैंने कहा कि हर बुल मार्केट का एक लीडर होता है। 2008 के बुल मार्केट का लीडर क्या था? इंफ्रा एंड रियल एस्टेट। सो यूनिटेक, अब तो वो सब नाम नहीं है, तो मैं खाली एक एक एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ कि पॉइंट। यूनिटेक, डीएलएफ, ये सारे नाम, और लार्सन और पुंज लॉयड, ये सब 2008 में इंफ्रा और कैप गुड्स और आपका पूरा रियलिटी स्पेस का बुल मार्केट था। वहां पे स्टॉक्स 10 गुना, 20 गुना, 25 गुना हुए थे। वो इंडेक्स ने सबसे शानदार आउट परफॉर्मेंस निफ्टी में किया था, और सारे निफ्टी के हैवीवेट्स भी थे उसमें, यूनिटेक यूनिटेक थे जो अब निफ्टी में नहीं है। वो 2008 के बुल मार्केट का फ्लेवर था। पिछले बुल मार्केट का फ्लेवर नेक्स्ट बुल मार्केट में नहीं चल पाता है। तो जब 2008-9 के बुल मार्केट जब दोबारा वो लो बना के हम चले, तो वो फेज पूरा फाइनेंशियल्स का था। बैंक निफ्टी ने निफ्टी को ऐसा हैंड्स डाउन बीट किया था 19-20 तक, जिसको आप मतलब हाई पे हाई, हाई पे हाई, बैंक निफ्टी टू निफ्टी 2019-20 तक हाई पे हाई। तो 9 से लेके 19-20 तक फाइनेंशियल्स ने बहुत ज्यादा शानदार आउट परफॉर्मेंस दी, और वो बुल मार्केट फाइनेंशियल्स का था। क्योंकि उस तरह का मनी क्रिएशन, एवरीथिंग एंड सबको पैसा चाहिए था, और वो 10-12 साल का फैंटास्टिक बेयर मार्केट। और अब आप देखिए फाइनेंशियल्स काम नहीं कर रहे हैं। अपना सबसे बड़ा बैंक, प्राइवेट बैंक, 3-4 साल से चल ही नहीं पा रहा है। पीएसयूज थोड़ा दुकान संभाले हुए हैं, और थोड़े बहुत फाइनेंशियल्स जो एनबीएफसीज थे और वो सब थे, संभाले थे, लेकिन अब आप देखिए निफ्टी फाइनेंशियल्स में उनका भी दबदबा कम हो रहा है। तो कहने का मतलब था कि हर बुल मार्केट का फ्लेवर चेंज होता है। नया ये बुल मार्केट आया कोविड से, उसमें 6x हुआ निफ्टी ऑटो। 6x निफ्टी जब खाली 2.5 3x हुआ, 3x हुआ है। बैंक निफ्टी 2x भी पूरा नहीं हुआ है कोविड के पहले हाई से, अगर आप कंपेयर करेंगे, नीचे से करेंगे तो वो भी ऐसा 2.5 से 3 गुना हुआ है। तो जब बाकी लार्जर इंडाइसेस सब 2.5 से 3 गुना हुए हैं, उसमें फ्लेवर ऑफ द बुल मार्केट इज अगेन निफ्टी ऑटो। तो जब उस बुल मार्केट का, तो हमने जब 2008 का टॉप कॉल किया था, तो हमने यही सब नामों पर देख लिया था कि ये सब नाम स्ट्रगल कर रहे हैं 3 महीने से। जब लीडिंग सेक्टर का बुल मार्केट खत्म हो जाता है, तो वो पूरा बुल मार्केट भी खत्म हो जाता है। तो निफ्टी डॉट, मुझे लगता है कि निफ्टी ऑटोज का ये बुल मार्केट इस पिछले मंथली कैंडल में, जो जनवरी का कैंडल बना, इट्स अ वेरी बेरिश पैटर्न मेरे हिसाब से। और उसी से कंपेरेबल अगर आप देखें, एक डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न 4 महीने का बना था 2024 में भी, जुलाई से लेके वही अगस्त सितंबर तक। वैसे ही एक 4 महीने का डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ हो गया है। आप वो जो लेवल था आपका 25-27-700, जो आपने 24 का हाई रखा, उसके जस्ट ऊपर गए और तुरंत फेल हो गए। तो इसलिए मैंने उसको मार्क किया है बुल ट्रैप। ऐसे ही निफ्टी में एक बुल ट्रैप भी मैं कह रहा हूँ, निफ्टी भी एक बुल ट्रैप ही है। मतलब ऊपर हल्के से गया लास्ट तेजी में, और वहां पे ट्रैप आ गया। गोल्ड में भी वही हुआ। अगर पिछला पॉडकास्ट कल वाला देखेंगे, गोल्ड में भी एक बड़े बुल मार्केट कंट्रोल लाइन के बाहर गया, बेयर कंट्रोल लाइन के बाहर लगा कि ब्रेकआउट है बुल्स, लेकिन ट्रैप हो गया तुरंत अंदर। तो यहाँ पे भी मुझे लग रहा है कि 27,700 का ब्रेकआउट हुआ, लेकिन तुरंत अंदर। इट्स अ फॉल्स ब्रेकआउट। 4-5 महीने में खूब डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। और ये जो लीडर था इस पैक का, इस बुल मार्केट का लीडर था ऑटोज, जो कि आपको रूरल कंजम्पशन भी दिखाता है, सेमी रूरल भी दिखाता है, अर्बन भी दिखाता है। तो अब ये इन्हीं पूरी स्पेस में जो तेजी थी ना 6x टाइप की, वो खत्म हो रही है। तो ये वो दर्शा रहा है कि दिस बुल मार्केट फ्रॉम कोविड हैज अ वेरी हाई लाइक्लीहुड कि भैया ये खत्म हो रहा है, और ये खत्म हो रहा है। हम तो यही कॉल कर रहे हैं कि हर 2 साल में, इवन ईयर में 25-30% इंडेक्स गिरता है। तो ये उसको दर्शा रहा है कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि कोविड के बाद का बुल मार्केट ही खत्म है। ये जो 5-6 साल से नॉन स्टॉप रन चल रहा है, वो खत्म है। तो ये मैं दर्शाना चाह रहा था मंथली चार्ट से। और ऐसा ही मंथली चार्ट मोटा-माटी सब जगह बना है। निफ्टी के 50 आइटम में से 32 आइटम में लेकिन मंथली नेगेटिव ये जो क्लोज है। ये जो ऑटो का मंथली चार्ट हम लोग देख रहे हैं, अभी एफएमसीजी छोड़ गया, उसको दोबारा लेंगे। हाँ, इसमें उसको ये देखेंगे। बताओ आप कि मंथली चार्ट में ये एकदम बहुत ही गजब का चार्ट है ये। जी, जब जीएसटी चेंज हुआ तो उसका जी। बिगेस्ट बेनिफिशियरी ऑटो सेक्टर ही था, और जीएसटी इसीलिए में चला तो वो। अक्टूबर से लागू हुआ था। जी, लेकिन ये जी, तो और पहले से चलता हुआ दिख रहा है। अगर ये मंथली कैंडल है तो और पहले से इसमें मोमेंटम था, जी, है ना, 10-11 महीने से करीब। जी। सो मतलब पता नहीं, प्रियम तो नहीं कह सकते, लेकिन चल रहा था ये इंडेक्स मंथली चार्ट ये से दिखा रहे हैं। और अब ये आप करो कि यहाँ पे बुल ट्रैप है, क्योंकि एक बड़ी सी रेड कैंडल बनी है एकदम
लास्ट जी, मंथ, लास्ट टू जी, लास्ट मंथ, राइट? जी। ओके, देखिए तो बायर मतलब मैं जो हमेशा बोलता हूँ ना नीरज जी, कि बाज़ार बहुत समझदार है, बाज़ार हम सबसे स्मार्ट है। अब हम इसमें नहीं जाएँगे कौन इनसाइडर कौन क्या, बाज़ार को किसी भी कारण से पूर्वाभास हो जाता है। और ऑटोज़ में अगर आपको याद हो, जब हम चैनल पे थे तो ऑटोज़ वाज़ आवर टॉप पिक। लास्ट हम्म, बेयर मार्केट के बाद भी बॉटम जब 1 में ऑटोज़ बॉटम, ऑटोज़ तो चलेगा यहाँ से। तो टू व्हीलर्स में हम बहुत बुलिश थे उस समय, टू व्हीलर्स में बहुत ही ज़्यादा बुलिश थे और सबने परफ़ॉर्म किया है। तब हमें नहीं मालूम था कि ये जीएसटी-वीएसटी आ जाएगी, ये आ जाएगा, लेकिन बाज़ार 3 क्वार्टर 2 क्वार्टर पहले ही बेस आउट हो मैं हमेशा बोलता हूँ, गुड न्यूज़ से पहले 2 से 3 क्वार्टर चीज़ें बॉटम आउट हो जाती हैं। बैड न्यूज़ से पहले 2-3 क्वार्टर पहले बाज़ार टॉप आउट हो जाता ओके, है। तो अगर मुझे लग रहा है कि जनवरी का कैंडल टॉप है, तो बी रेडी हम्म, फॉर बैड न्यूज़ इन नेक्स्ट 6 टू 9 मंथ्स। व्हाट इट इज़, क्या आएगा, क्या नहीं आएगा, मुझे नहीं मालूम और मुझे मालूम भी नहीं करना है। एज़ अ टेक्निकल एनालिस्ट मुझे चिंता ही नहीं होती, कारण कि मैं चिंता करता नहीं। मैं केवल डिमांड सप्लाई देखता हूँ, दैट्स इट। ठीक है? बी रेडी फॉर बैड न्यूज़ इन 6 मंथ्स इज़ आई कैन से। ये अभी इस चार्ट को देख के लग रहा है, फिर मैं गलत गया तो गलत गया, मेरे स्टॉप लॉस हैं। बट अगर ये चार्ट सही पड़ गया 99.9% 6 से 9 महीने में खराब न्यूज़ आपको मिल जाएगी। अब वो क्या है मुझे नहीं मालूम। अच्छा, ये वाला छूट गया था हमारा एफएमसीजी, इसमें इसका पैटर्न तो हम लोग भूल गए अभी। ये क्या डिस्कस हो रहा है? यही दोनों चार्ट इसीलिए दिखा रहा हूँ, एफएमसीजी भी यही दिखा रहा था कि दोनों इंडिया का जो ये लास्ट लेग चला है, ये पूरा कंजम्पशन ड्रिवन है। ये लास्ट लैगिंग सेक्टर होता है। एफएमसीजी और ऑटोज़ इंडिया में स्पेशली इंडाइसेस में अगर आप देखेंगे तो मैं कहूँगा यही 2 सबसे बड़े नाम हैं। परसेंटेजेस कम ज़्यादा हैं बट इंडियन इकोनॉमी को दर्शाते हुए सबसे बड़े 2 सेक्टर रूरल कंजम्पशन पे जो चली थी थीम रूरल, सेमी अर्बन, अर्बन ये दोनों को सबसे बढ़िया दर्शाते यही दोनों हैं और यही दोनों में थकान लग रही है और यही दोनों डार्लिंग हैं इस बुल मार्केट के। इस करंट बुल मार्केट के यही दोनों डार्लिंग रहे थे, कंसेंसस बाइस थे। तो यहीं पे सबसे बड़ा डिसअपॉइंटमेंट आएगा। मैं ऐसा ही बोल रहा हूँ और यही ये दर्शा रहे हैं कि ये बुल मार्केट का भी फ्लेवर खत्म, तो बुल मार्केट खत्म। जैसे 2008 का फ्लेवर खत्म, तो बुल मार्केट खत्म। 99-20 वाला कोविड वाले टॉप पे फाइनेंशियल्स खत्म, तो बुल मार्केट खत्म। मतलब वो फ्लेवर खत्म, तो बुल मार्केट वो वाला खत्म। सो आप कह सकते हैं 9 से 20 वाला बुल मार्केट फाइनेंशियल्स ने खत्म कर दिया। 2001 से लेके 2008 वाला बुल मार्केट इंफ्रा, कैप गुड्स और रियलिटी ने खत्म कर दिया था और ये वाला बुल मार्केट का सिग्नल आपके कंजम्पशन थीम्स ने दे दिया है कि बुल मार्केट खत्म है भाई साहब। बाकी आपकी मर्जी है। खड़े रहना है, ट्रेन आ गई है ट्रैक पे, फिर भी आपको खड़े रहना है तो खड़े रहिए। ट्रेन ट्रैक पे आ गई है। यार, आप ना डरा रहे हो। अब ये वाला जो है ऑटो सर वाला, मैं नहीं मैं इस मेरा काम डराने का नहीं है। मैं आपको वो 46 साल का डेटा दिखा रहा हूँ सेंसेक्स का कि हर 2 साल पे जिसमें कि 2022 थोड़ा-सा अपवाद था और 24 में भी आप 16-17 टका ही गिरे। तो आपने पीछे हाँ, मीन रिवर्जन देखिए सचिन तेंदुलकर भी वो सेंचुरी तो मार नहीं सकते हैं। अपने लॉन्ग डेटेड एवरेज की तरफ आएँगे, उनका 50-55 का एवरेज रहा है, तो कभी 100 मारेंगे, कभी 20 मारेंगे, कभी 100 मारेंगे, कभी 20 मारेंगे, कभी 0 पे भी आउट होंगे। तभी तो एवरेज बनेगा। तो 46 साल का जब आप डेटा देखते हैं, हर 2 साल में बाज़ार 25 से 30% गिरता है। तो 22 में भी नहीं गिरा, बड़ा करेक्शन नहीं आया, 2 छोटे-छोटे करेक्शन आए। 18 में भी 2 छोटे-छोटे करेक्शन आए, इंडेक्स की बात कर रहा हूँ। स्टॉक्स तो बहुत हम्म, गिरे थे। बट वो 18 और 22 में फिर भी दोनों करेक्शंस को जोड़े तो नेट 25% आता है। लेकिन 24 में तो आप 16-17 टके से ही भाग गए। आपने वो 16-18 टका ही किया। आप वो 25 भी पूरा आपने एवरेज नहीं किया। तो कहीं न कहीं आपका एवरेज तो सचिन तेंदुलकर को भी पकड़ता है ना। तो सेंसेक्स कौन-सा अलग से अमृत का घड़ा पी के थोड़ा ना पैदा हुए हैं, तो नहीं, ये एक एवरेज मिनट, भी जब आपको पकड़ेगा। 26,300 वाला जो हाई बना था, वहां से जी। 22,000 तक आया था, तो ये तो हो जी। गया था ना ठीक ठाक करेक्शन? नहीं, नहीं तो एवरेज से कम हुआ ना सर। एवरेज 25-30 का है, आपने 16 किया, 17 किया, ओह, आप मिस कर गए। 9% आपने वहाँ मिस किया है। 25 आपको इस साल का करना है। 25 में अगर मैं 9 ऐड कर दूँ, तो 34 हो जाता है। तो मैं कह रहा हूँ, वो भी नहीं करते। 25 से 30 एवरेज जो होता है, वही पकड़ के चल रहे हैं कि भाई अगर 26,300 से 25-30% करेक्शन आ गया, तो अपने-अपने टारगेट आप खुद निकाल लीजिए। और अच्छा ये ये एक बार बताओ नहीं आया है, 17 बार हो चुका है। कि भाई ये सेंसेक्स जो 17 बार ये कर ये जो चुका है, ऐसा तो है नहीं कि मैं कह रहा सर्वेंट हूँ कि सर्वेंट करेगा। अरे 17 बार हो चुका है पहले। आपको नहीं मानना है तो मत मानिए। बस ये इस सेक्टर का फाइनेंशियर तो, भाई गाड़ी तो आप लोन पे ही ले रहे हो ना, जी, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो अगर ये और टॉप गाड़ी आउट के हो रहा है केस में तो आप समझिए हर गाड़ी का मिनिमम लोन 5 साल होता है और अब तो मैं अभी मारुति वाले से किसी से बात कर रहा था, कह रहे सर 7 साल का लोन हो जाएगा, 7 साल ही करा रहे हैं लोग अभी। अब लोगों के पास ईएमआई में भरने के पैसे नहीं है तो लोन 5 साल वाला 7 साल हो गया है। मतलब वो 7 साल वो गाड़ी तो बिकेगी नहीं, जो बिक गई वो बिक गई।
और जब आप और अगर बिके और सेकंड हैंड का भी मार्केट उतना बड़ा होना पड़ेगा। आप पुरानी गाड़ी बेचेंगे, स्क्रैप तो हो नहीं रही है, कोई वो पुरानी गाड़ी खरीदेगा, तभी तो आप नई गाड़ी लेंगे। और वैसे भी आपका लोन 5-7 साल का चल रहा है, तो अब 5-7 साल तो उसमें बाइंग आनी नहीं है उतनी। सो ये सब दर्शा रहा है, मुझे लग रहा है कि ये पक चुका है सेक्टर। 6x ऑफ अ सेक्टोरियल इंडाइस इज टू गुड अ रिटर्न, मतलब वही वाली बात हो गई। गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया था 6 गुना, लेकिन लोगों को लालच थी कि नहीं हम तो खड़े रहेंगे साहब, अभी तो 10 गुना होगा। तो फिर ये ग्रीड आपको मरवाएगी। 6x ऑन एन इंडेक्स इज अ फैंटास्टिक रिटर्न इन 4 इयर्स, 5 इयर्स जो भी है, 2020 से 25। तो ये 5 साल, 4 साढ़े 4 5 साल में आपका 6 गुना पैसा हो गया है। अभी भी आपको हम्म, और लालच है, तो भाई साहब जो गोल्ड सिल्वर के साथ हुआ है, सिल्वर के साथ जो हुआ है वही होगा आपके साथ फिर। 9 में से 10 बार। एक आध बार आप जीत जाएँगे, 9 में से 10 बार वही होगा जो सिल्वर के साथ हुआ है, कि अगर आप लालच करेंगे, टू मच ऑफ ग्रीड इज़ वेरी हार्मफुल बिकॉज़ अ टायर्ड बुल इज़ अ 2x बेयर। ये सिल्वर में दिख गया लोगों को। जब बुल्स में भगदड़ मची, तो दे वर हम्म। 2x बेयर। तो वो यहाँ पे भी होगा। ऐसा तो है नहीं कि यहाँ रिपीट नहीं होगा, यहाँ भी होगा। तो कुल मिला के तस्वीर ये बन रही है कि मोटे तौर पर अगर हम ये कहें आज कि निफ्टी एफएमसीजी पांच का चार्ट देखिए, एफएमसीजी का भी जब आप चार्ट दिखाएँगे तो उसमें भी यही है। वो तो उतना नहीं चला, वो भी 3x हुआ था, बट पैटर्न वहाँ पे भी खराब ही है। तो एक थॉट सेकेंड यही है रुक कि जाओ। भाई जी, जी। ये, हाँ हाँ, ये इसमें मैंने दिखाया ये है कि ये तो अंडर परफॉर्म कर गया है। ये तो इस रैली में चला ही नहीं है। तो ये तो ऑटोमैटिकली बता रहा है कि आपकी रूरल थीम का दी एंड हो चुका है। अब आप मानिए चाहे ना मानिए। ये चार्ट देख के समझ में आता है कि रूरल थीम का दी एंड हो गया है। और खुदा ना खास्ता इसने 50,000 का राउंड नंबर तोड़ के बंद कर लिया, तो फिर ये चल पड़ा है। ये तो ऑलरेडी अपने इलेक्शन लो पे आ गया है ना। ये अपने ऑलरेडी इलेक्शन वाले टाइम पे आ गया, इलेक्शन वाली टाइमलाइन पे। हम्म, 2024 के इलेक्शन का काउंटिंग डे के लेवल यहाँ आ चुके हैं, उसके नीचे ही है अभी। तो 50,000 का साइकोलॉजिकल मार्क टूटा, तो नीचे में 42,000 का गड्ढा खुला हुआ है। 42,000 तक कोई और सपोर्ट मुझे दिख नहीं रहा है। तो 8,000 पॉइंट और, मतलब 15-16% और इसी इंडेक्स में जगह है मेरे हिसाब से। 50,000 टूटते ही इसका और 8,000 पॉइंट का गड्ढा खुल जाएगा। तो पता है। ये ऑलरेडी दर्शा रहा है कि कितनी वीकनेस है इस कंजम्पशन स्टोरी में। ऑलरेडी कितनी ज्यादा वीकनेस है। अब वो अलग बात है कि वो सिगरेट विगरेट में टैक्स अभी आ गया है। ये उसके पहले का चार्ट है। ये उसके पहले ही नहीं चल पा रहा था। तो या तो फिर आप ये बोलिए कि ये बैड न्यूज़ भी बाजार को 6 महीने पहले से मालूम था कि एक हेवी वेट में इतना बड़ा कट आ जाएगा कि भाई इंडेक्स की बैंड बच जाएगी। तो देखो, जितनी बाजार को सब पूर्वाभास एफएमसीजी रहता है। कंपनियों के कमेंट्री सुनो, मैनेजमेंट की, चाहे मैरिको की, एचयूएल की, नेस्ले की, सब ये एक बात कहते सुनते हैं कि रूरल डिमांड बहुत अच्छी है, आउटपेस करे। मैंने डाबर को सुना, मोहित अग्रवाल शायद, या मोहित जैन जो भी नाम है उनका, उन्होंने जी। कहा कि आउटपेस कर रही है रूरल डिमांड, शहरी वाली, शहरी पिकअप नहीं कर रही हो। आप कह रहे हो कि अरे रूरल डिमांड तो खैर बहुत ही छोटे टिकट साइज में होती है, लेकिन चार्ट तो कुछ कह रहे हैं। अच्छा, इसमें एक बहुत अनरिलेटेड उदाहरण दूं मैं, कि मतलब जैसे वो हम लोग क्राइम पेट्रोल देखते थे, उसमें चोर कितनी भी चोरी कर ले सबूत छोड़ के जाता है। तो जी, जी, जी। मार्केट कितनी स्मार्टली चल जाए, वो पीछे संकेत जी, दे देगा कि यार अब खेल होने बिल्कुल, वाला है। बिल्कुल। वही तो टेक्निकल्स का खेल है। मैं किसी स्टॉक स्पेसिफिक पे कमेंट नहीं दे रहा हूँ, ना मैं उसपे हाँ या ना नहीं बोल रहा हूँ, बट मैं कह रहा हूँ यही तो मेजर खेल है बाजार का। टेक्निकल्स आपको सारा नॉइस कट करके, इसीलिए मैं कुछ भी फंडामेंटल कुछ देखता नहीं हूँ। ना ही हम्म, 20 एक साल हो गए, ना कोई बैलेंस शीट उठाई होगी, ना फंडामेंटल एनालिस्ट ही था। लेकिन जहां से बैलेंस शीट त्यागी है, जहां से इकोनॉमिक टाइम्स त्यागा है, 20-22 साल हो गए, 23 साल, आज तक उठा के ना पढ़ने की कोशिश की है। क्यों? जब मेरा काम प्राइस डेटा देख के चल जा रहा है और बहुत बेहतर चल जा रहा है, और मैं 4-5 टाइम्स ज्यादा एफिशिएंट हूँ। निफ्टी 0 से 25,000 26,000 गया है, 25,000 पॉइंट मूव, लेकिन उतने ही टाइम फ्रेम में डेली के स्विंग्स करीब 75,000 पॉइंट के हैं। 3x ज्यादा मैं काम कर सकता हूँ चार्ट देख के, तो मैं काहे को बैलेंस शीट में फंसा रहूंगा? नहीं फंसा रहूंगा ना सर। जी। यार ये तो आप अच्छा काम बता रहे हो कि आसान काम है, आप चार्ट देखना सीखो, चार्ट, प्राइस वॉल्यूम, क्यों इतनी मेहनत करे? बैलेंस जी, शीट में बड़ी मेहनत लगती है भाई, दिमाग खराब हो जाता है बिल्कुल। उसमें। तो सर स्मार्ट आदमी लेकिन वही है जो उसमें दूसरों से काम करवाए। नहीं, स्मार्ट आदमी वही है जो दूसरों से काम करवाए। और मेरे बॉस ने मुझे 1 दिन में कन्विंस कर लिया था, 1 दिन में, कि भाई, वो क्वांट वाले थे, उन्होंने कहा कि देखो भाई, क्या करते हो? 95% ऑफ फंडामेंटल रिपोर्ट्स, आई हैव नथिंग अगेंस्ट फंडामेंटल एनालिसिस, 95% ऑफ द फंडामेंटल रिपोर्ट्स, लास्ट का उनका रैशनल क्या रहता है? पीई मल्टीपल। जब आपने प्राइस अपॉन अर्निंग डाल ही दिया, अर्निंग कुछ भी होने दो, आपका अर्निंग पे कॉल है, प्राइस तो ऊपर है ना, तो मैं चार्ट देख रहा हूँ। 95% all fundamental reports are quasi technical in nature. अच्छा PE ये multiple बताओ, is a technical indicator. It's not.
समझ रहे हैं आप? मैं आपके वैसा। टेक्निकल को आपने जो फंडा को टेक्निकल बनाया ना, मैं आपके टेक्निकल को फंडा बनाता हूँ। कैसे? हाँ, देखो, बनाइए, बनाइए। जी, प्राइस और वॉल्यूम का स्टडी करते हैं आप, राइट? इसमें तो कोई जी, डाउट जी। नहीं है। और अब मोमेंटम। प्राइस, नहीं, प्राइस और वॉल्यूम बेसिकली जी, साइकोलॉजी है। आप रीड करते जी, हो साइकोलॉजी कि जी। ये प्राइस चल रहा है तो इसमें हजारों लोग खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, तो उससे क्या समझ में आ रहा है? माइंड रीडिंग कर रहे हैं आप मास की थ्रू डेटा, राइट? ग्रीड एंड फियर का रिसर्च है, ग्रीड एंड फियर का रिसर्च है, ग्रीड एंड फियर का हाँ, वही डिमांड रिसर्च सप्लाई है। होगी ना, कि आपने जी, साइकोलॉजी पढ़ी यार कि अगर इतना ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है, इतनी बाइंग हो रही है, डिलीवरी भी उतर रही है, तो इसका मतलब एक बड़ा चंक वहां पे बाइंग हो रहा है। आप उसकी स्टडी कर रहे जी, हो। जब आपको लगेगा अच्छा धीरे धीरे वो लोग थक रहे हैं, रन रेट कम हो रहा है, तो आप अपना चार्ट पे पैटर्न दिखता ही रहता है ना? ये फंडामेंटल जी। एनालिसिस है कि नहीं चार्ट का? ठीक है, आप ऐसा बोल सकते हैं, बट देखिए हम करते हैं मेन वेव प्रिंसिपल एलियट वेव्स। तो वो हम्म, एक ज्योमेट्रिकल सेटअप है और जिगसॉ पजल फिट करते हैं और एक बड़ी पिक्चर बना के बताते हैं कि बाजार एक साइकिल में कहाँ पे है। और वो साइकिल बड़े आसानी से उसमें आप सारे फिट इन करके सुपर साइकिल, लास्ट सुपर साइकिल ये सब करके जब आप फिट करते हैं तो आपको समझ में आता है। और ये मैं आपके शो पे और पिछले चैनल पे भी और पॉडकास्ट में भी बोल चुका हूँ कि देयर इज़ अ 80% रिस्क कि इंडिया का 2001 से बुल मार्केट खत्म हो रहा है। ये तो अभी आपको जो दिखाया है कोविड से दिखा रहा हूँ। 3 बड़े बुल मार्केट जिसमें एक कैप गुड्स के भरोसे था, कैप गुड्स, इंफ्रा, रियल एस्टेट, दूसरा फाइनेंशियल्स और तीसरा अभी ये कंजम्पशन, एफएमसीजी और आपका ऑटोज़। तो ये 3 बड़े बुल मार्केट आपके खत्म हो रहे हैं और यही रोटेशन का क्लॉज़ भी है। लीडिंग सेक्टर, मिडल सेक्टर्स और लैगिंग सेक्टर्स। तो लैगिंग सेक्टर्स ही अभी चल रहे हैं। तो ऑटोमैटिकली बता रहा है कि इकोनॉमी का लास्ट फेज़ मतलब सारे सेटअप का लास्ट फेज़ ही है। अब किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे। जो नहीं, अच्छा हकीकत ये है तो वो बताओ, जो सब्जेक्ट पढ़ा है सर, जो अगला सब्जेक्ट के लीडर कौन थ्योरी होगा? सॉरी? अगला लीडर कौन होगा अगला नहीं वो कंजम्पशन तो के? सर वो अगले बेयर मार्केट को खत्म होने के बाद सोचेंगे, ऐसा नहीं है, वो भी देखेंगे। ओ, अभी फिर वही यू हैव टू क्रॉस द ब्रिज। अभी तो मुझे लग रहा है कि ब्रिज 18 महीने बाद है। 18 महीने बाद जो होना है उसकी चिंता मैं आज से क्यों करूँ? 18 महीने बाद सोचेंगे, बाकी तो आराम करेंगे ना तब तक। और बाकी अपना जो करना है पहले वो करेंगे। वो लीडर ढूँढने के चक्कर में ये मंदी तो छूट जाएगी। तो शॉर्ट कब करेंगे? बेचेंगे कब? पहले बेचिए, लेने की तो बात बाद में। अरे बेचने को कोई रेडी नहीं है, लेने की तो बात ही कहाँ से करेंगे? पहले बेचिए तो लेंगे तो उसके बाद। सो ओके। ब्रॉ हाँ, और 17-18 बार हो चुका है। 25-25% बाजार 30-30% 17-18 बार गिर चुका है। ऐसा नहीं है कि नहीं गिरा है पहले। अभी क्योंकि 2-4 साल से गिर नहीं रहा है, इसका ये मतलब नहीं कि नहीं गिरेगा। हम्म, प्रोबेबिलिटी को जो लोग समझते हैं, वो समझेंगे कि जो नहीं हुआ, उसकी होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ गई और जो हो वही, गया, उसकी होने की प्रोबेबिलिटी कम हो गई। तो ये समझना बहुत सिंपल येट डिफिकल्ट। प्रोबेबिलिटी को समझना सबसे सिंपल चलो चीज़ है और सबसे डिफिकल्ट चीज़ भी है। ये लोगों को उतरती नहीं है ज़हन में। बढ़िया। तो चलो एक और बार ये भी हो गया कि बजट में आप थे नहीं, तो बजट वाला भी डिस्कशन आज हो गया और बिग थीम पे। हाँ, और हमने जी, आज का चार्ट इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट था, हम ये शो कल भी कर जी, सकते थे देर रात, लेकिन हमने इससे सोचा कि आज का रिएक्शन देख लेते हैं। जी, आज का जी, रिएक्शन बिल्कुल। देखने के बाद सारी चीजें साफ दिख रही हैं कि क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। तो इस चार्ट से मुझे लगता है दर्शकों को बहुत मदद मिलेगी कि कैसे प्ले हो रहा है मार्केट में, बड़े खिलाड़ी या छोटे खिलाड़ी क्या कर रहे हैं मार्केट में। आई हैव गेस कि उनको काफी इससे हेल्प मिलेगी। तो सरवेन जी, मजा आया बातचीत करके, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। बहुत-बहुत और धन्यवाद नीरज उम्मीद जी। करते हूँ कि आज का इवनिंग शो बहुत स्पेशल था। इसका नाम तो मैं यही रख देता हूँ कि निफ्टी 500 क्रॉस होना चाहिए बुल केस के लिए, इफ यू वांट कि ऊपर जाएगा तो, है ना? हाँ, निफ्टी 500 को हाई तो निकालना ही पड़ेगा, अगर नया बुल मार्केट रखना है तो। जी। ओके, या ऐसे लिख दूं कि निफ्टी 50 को 25,500 क्रॉस करना पड़ेगा। हाँ, 25-500 क्रॉस करेगा तो ही बुल्स का पलड़ा भारी होगा। बट भारी होगा। मैं यही बोल रहा हूँ कि आप ये भी लिख सकते हैं कि ये क्लियर कट मैंने दिखा दिया कि इस बुल मार्केट के फ्लेवर्स एंड हो चुके हैं। जो फ्लेवर थे इस बुल मार्केट के, वही अपना बुल मार्केट जब खत्म कर देते हैं, तो पूरा का पूरा बुल मार्केट ही खत्म हो जाता है। ये हम पीछे से सारे हमने केस स्टडीज़ आपको दे दिया, 8 वाला, 9 से लेके 20 वाला, 1 से हम्म, 2001 से लेके 2008 वाला। तो ये जो 2020 वाला जो फ्लेवर है, ये खत्म हो वो गया है, एंड। कंजम्पशन कंजम्पशन। तो अब ओके, तो नया फ्लेवर ढूँढेंगे, हर नया फ्लेवर हाँ, आने से पहले एक बेयर मार्केट आता है, उसके लिए यस, तैयार रहें। उसके लिए पैसा इकट्ठा करें। और आज का शो हाँ, बहुत ड्राई स्पेशल है पाउडर क्योंकि रखें, ड्राई पाउडर रखें 25-30 मैंने फिर भी बोला साल में अगर 25-30% कोई एक्स वाई ज़ेड स्टॉक आपने बेचा ₹100 में, अब 70 में हम्म, मिल रहा है,
आपको लगता है कि आपका 30% में पेट भर गया तो ले लीजिए। आपको तो आपको तो फायदा हो गया ना, 100 बेच के आप 130 ले सकते हैं। 100 में जो चीज़ आपने बेची है वो 70 में आप उसी चीज़ के 130 आइटम ले सकते हैं। 130 अप्रॉक्सिमेटली 130 शेयर्स ले सकते हैं। 100 शेयर बेचे थे 100 वाले, ₹70 में उसके आप 130 शेयर ले सकते हैं। ज़्यादा ही ले लेंगे 131 समथिंग। तो आपका तो पोर्टफोलियो बढ़ गया ना भाई बिना कुछ किए। आपका पोर्टफोलियो 30% बढ़ गया साल में। अज़्यूमिंग कि आपको स्टॉक को 5 साल होल्ड करना था, अगर ट्रेड करके आपने 30% क्वांटिटी बढ़ा ली, तो प्रॉब्लम क्या है? अच्छा ही है ना, बहुत अच्छा है। बहुत बढ़िया रिटर्न हो जाएँगे आपके आगे चल के। चलो बहुत आज लंबा हो गया शो, लेकिन ये इवनिंग स्पेशल जी, था और इसमें जो जी। आखिरी में लोगों ने 2 चार्ट डिस्कस किए बहुत सिग्निफिकेंट है। तो होपफुली लोगों हाँ, को बहुत फ्लेवर, फ्लेवर। ये बहुत यार वो ये एक्चुअली ये वाले चार्ट ना बहुत इंटरेस्टिंग है। आप लोग देखिए इसको कि ये ऑटो और एफएमसीजी की स्टोरी कैसे चार्ट में कैसे दिख रही है। मतलब सामने से आप प्राइस मूवमेंट देखते रहो समझ नहीं आता, लेकिन जब आप समुच्चय में देखते हैं कलेक्टिवली तो आपको क्या तस्वीर बनती है वो दिख रही है। जी। ये आजकल व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ने सबको इंट्राडे बना दिया है। 2 दिन के आगे का कोई चार्ट, 4 दिन, हफ्ते के ऊपर का कोई चार्ट देखता नहीं। मैंने आपको 6-6 साल के चार्ट कंप्रेस करके दिखाए हैं कि भाई ट्रेंड क्या रहा, हुआ क्या, 6x, 3x, 4x हलवा है क्या? मतलब बहुत कमाई हो चुकी है, अरे बहुत साल भर कंसेंसस हो चुका है। टाइम किसके पास है भैया? सरवीन जी आप बिना एक हफ्ते टाइम किसके पास है? इधर आज शाम को पता नहीं है मेरे को पार्टी होगी कि नहीं होगी, आप एक हफ्ते तो की बात कर रहे देखिए, हो। तो फिर वॉरेन बुफे साहब मेरे गुरु तो नहीं है इन द सेंस, क्योंकि मैं फंडामेंटल नहीं देखता, लेकिन उनके उनकी वन लाइनर बड़े अच्छे रहते हैं ना कि भाई हाँ, स्टॉक मार्केट इज अ मैकेनिज्म टू ट्रांसफर वेल्थ फ्रॉम द इम्पेशेंट टू द वो पेशेंट। तो अगर आप अरे 7 वो दिन तो के उठा-पटक करेंगे, आपका पैसा 2 साल वाले के पास जाएगा। सरवीन वो तो जा रहा है, एसडब्ल्यूटी जा तो चल रहा ही है, करेक्ट। रहा उसमें हाँ, तो उसमें हम सीखिए। आप कुछ कर अरे नहीं तो भाई, सकते। तो बड़े लोगों से सीखिए ना, वॉरेन बुफे से यही तो सीखना है कि पेशेंट हम्म। रहिए, 6-12 महीने का ट्रेड लीजिए, इंट्राडे फिंट्राडे में पैसा नहीं बनता है। तो वही तो कहता रहता हूँ पूरे टाइम, यार लोग आप लेकिन सुनते नहीं मुझे हैं। एक सिंपल बात बताओ, ये अभी 41 मिनट हम लोग शो कर चुके हैं, 42 मिनट में मैं खत्म हाँ, करूंगा। 42 हाँ, हाँ। मिनट में मैं 42 रील देखूं कि ये आपके 42 मिनट का एक शो देखूं? आप खुद सोचो वो कि 42 रील वो उनकी देखने का मर्ज़ी। ऑप्शन है कि नहीं है? तो हाँ, तो बकरी तो कटेगी ही ना, शेर बनना है तो इंस्टेंट पेशेंस मानना कॉफी का पड़ेगा। जो मजा है वो लस्सी में नहीं है। इंस्टेंट कॉफी चाहिए मेरे सर को, सर 30 बकरी सेकेंड। को इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहिए, इसलिए बकरी कटती है। शेर शांति से बैठा रहता है। अभी लोग गुस्सा हो जाएंगे कि देखो ये लोग क्या बोल रहे हैं ट्रेडर्स के बारे में। भैया मैं कुछ नहीं नहीं, बोल रहा नहीं, हूँ, अब आप वो जो देखिए, करो। आप अपनी ईगो घुसेड़ेंगे ना बाज़ार के साथ, तो आपको बाज़ार साफ कर देगा। आपको हम्बल रहना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा कि मुझे बकरी से निकल के शेर बनना है, पेशेंट बनना है, तो बनिए, नहीं बनना है तो फिर आपका ही नुकसान होगा, मेरा क्या जाएगा? मैं तो ये एजुकेशनल ओके पर्पज़ के लिए कर रहा हूँ। सरवीन, हाँ। 42-43 मिनट हो गए, खत्म करते हैं इस शो को। बहुत लंबा शो हो गया है, थैंक यू सो मच। जी, और बहुत सारी थैंक चर्चा यू। हुई है। अगेन डिस्क्लेमर है कि कुछ भी खरीदें बेचें होल्ड करें न करें, आप इस शो को भूल जाइएगा, आपकी जिम्मेदारी है। क्योंकि ये शो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज था, इसलिए हम लोग किसी स्टॉक के बारे में कोई बात नहीं करते हैं। तो ये एक स्टैंडर्ड जी, डिस्क्लेमर अगेन चला रहे हैं, तो ये आप हमेशा ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच सरवीन जी। थैंक यू।